सपोज करें एक आदमी को एक मुजरिम चाकू से उसके पेट में मार देता है, तो वो जिसको मारा वो अधमरी हालत में किसी तरीके से अपने आप को बचाकर थोड़ी दूर जाता है और वहाँ पे एक राह चलते हुए आदमी को ये बताता है अधमरी हालत में कि वो किस तरीके से उसको मारा गया, किसने मारा और क्यों मारा। दूसरी सिचुएशन ले तो समझ लीजिए एक हस्बैंड अपनी वाइफ पे केरोसिन ऑयल डाल देता है और माचिस जला के उसको जला देता है। जब वो वाइफ किसी तरीके से हॉस्पिटल को उसको पहुंचाया जाता है उसके परिजनों के द्वारा, और हॉस्पिटल में वो बताती है डॉक्टरों के सामने, पुलिस वालों के सामने कि क्यों उसके हस्बैंड ने उसको जलाकर मार डाला और कैसे मारा। तो इन तरीके की स्टेटमेंट्स को जो कि एक मृत आदमी ने दी किसी दूसरे आदमी को, इन तरीके की स्टेटमेंट्स को डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं लॉ में। देखिए, डाइंग डिक्लेरेशन को कोर्ट में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है इस वीडियो में मैं आज आपको ये बताऊंगा। देखिए, डाइंग डिक्लेरेशन को कोर्ट में एविडेंस की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो जब एक आदमी मरते समय ये बताता है कि उसकी मौत कैसे हुई और किन सर्कमस्टेंसेस में हुई, इसको डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। तो एक लैटिन मैक्सिम है जिसको कहते हैं नेमो मोरिटोरस प्रीमेटर मेंटेर, जिसका मतलब है अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद अ लाई ऑन हिज माउथ। मतलब ये कि एक मरता हुआ आदमी जब अपने भगवान, अपने खुदा, अपने बनाने वाले से मिलेगा तो वो उस समय तो कम से कम झूठ नहीं बोलेगा। इस प्रिजम्पशन पे ही एक डाइंग डिक्लेरेशन को कोर्ट में एज एन एविडेंस यूज किया जाता है। देखिए, दूसरा रीजन ये भी होता है कि बहुत बार एक जब जुर्म होता है तो हो सकता है कि मृत जो था वो ही एक लौता विटनेस हो उस जुर्म का, तो इसलिए अगर उसकी स्टेटमेंट को रिलाय नहीं किया जाएगा तो मुजरिम बच जाएगा। तो इसलिए भी डाइंग डिक्लेरेशन को एज इट इज एविडेंस माना जाता है कोर्ट्स के अंदर। देखिए, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट्स जो होती हैं उन्होंने काफ़ी सारी जजमेंट्स में डाइंग डिक्लेरेशन की रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए लॉ बनाया है, इनके प्रिंसिपल्स बताए हैं। तो कैसे उसकी वैल्यू को जज किया जाएगा, उसकी रिलायबिलिटी को देखा जाएगा, इस पर कई सारे प्रिंसिपल्स हैं। देखिए, नॉर्मली जब एक जुर्म होता है तो जो भी उस जुर्म के गवाह होते हैं वो कोर्ट में आके अपनी गवाही को देते हैं और मुजरिम को अपने वकील के थ्रू मौका मिलता है कि वो उन गवाहों को क्रॉस एग्जामिन करे और उनकी गवाही को तोड़े। लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन एक तरीके से इस नॉर्मल प्रोसीजर का एक एक्सेप्शन है, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन के केस में मृत तो मर चुका है, तो एक्यूज्ड को, जो मुजरिम है, उसको तो मौका मिलेगा ही नहीं मृत को क्रॉस एग्जामिन करने का कोर्ट के अंदर। तो इसलिए कोर्ट डाइंग डिक्लेरेशन पर रिलाय करने से पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स का फॉलो करती है। तो वो ये देखने के लिए कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो सच्ची होनी चाहिए और वो कहीं किसी दूसरे आदमी के बहकावे में तो नहीं दी गई, किसी तरीके की कोई ट्यूटरिंग तो नहीं। तो वॉलंटरीनेस देखने के लिए, ट्रूथफुलनेस देखने के लिए डाइंग डिक्लेरेशन को कोर्ट बहुत ही गौर से देखती है। देखिए, ये भी हो सकता है कि जो आदमी डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा हो वो ईमानदार ही ना हो,
या फिर वो जो है मुजरिम से गुस्सा हो, उसका बहुत पुराना दुश्मन हो और उससे बदला लेना चाहता हो, या फिर वो अपना जो मृत है वो अपना ही खुद का जुर्म छुपाने के लिए किसी और मुजरिम का नाम ले रहा हो। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए डाइंग डिक्लेरेशन को कोर्ट में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के सेटिस्फेक्शन पर ही रिलाई किया जाता है। और यह भी हो सकता है कि मृत ने खुद ही जुर्म को ठीक से ना देखा हो सकता है जब मृत को जिसने मारा उसका चेहरा ही ढका हुआ हो, या फिर वहां पे जो है लाइट ठीक से ना हो। तो इसलिए डाइंग डिक्लेरेशन को बहुत ही गौर से रिलाई करने के लिए उस पर देखना पड़ता है। जहां तक हम लीगल फ्रेमवर्क की बात करें, सेक्शन 32 क्लॉज 1 के तहत इंडियन एविडेंस एक्ट के डाइंग डिक्लेरेशन का कंसेप्ट इंडियन लॉ में इनकॉर्पोरेट किया गया है। देखिए, अगर हम डिस्टिंक्शन देखें, डिफरेंस देखें, जो डाइंग डिक्लेरेशन का लॉ कॉमन लॉ के तहत है जो कि यूके में फॉलो होता है, यूनाइटेड किंगडम में, और डाइंग डिक्लेरेशन का लॉ जो इंडियन लॉ है, उसमें डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस ये है कि यूके के अंदर जो कॉमन लॉ है उसके तहत डाइंग डिक्लेरेशन का प्रिंसिपल तभी लगता है जब मृत को ये अंदाजा हो कि वो अब उसकी मौत निकट है। लेकिन सेक्शन 32 क्लॉज 1 के तहत इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ये जरूरी नहीं है कि डाइंग डिक्लेरेशन बताने वाले को ये इल्म हो या ये अंदाजा हो कि वो मौत की कगार पर है या वो मरने वाला है। तो ये एक बहुत बेसिक फर्क है इंडियन लॉ और कॉमन लॉ में। तो इसलिए इंडियन लॉ कहीं ना कहीं कम रिलायबल है, क्योंकि वो उन सिचुएशंस में भी लग जाएगा डाइंग डिक्लेरेशन जब मृत को ये अंदाजा ना हो कि वो मरने वाला है, क्योंकि जो स्टेटमेंट उस टाइम पे दी गई है जब इंसान मरने वाला है तो उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये प्रिजम्पशन है कि वो मरते टाइम तो कम से कम सच बोलेगा और उसी को फंसाएगा, उसी को मुजरिम बताएगा जिसने सही में वो क्राइम किया हुआ होगा। इसलिए इंडियन लॉ में कोर्ट्स थोड़ा सा कॉशियस रहती है डाइंग डिक्लेरेशन को रिलाई करने के लिए। इसलिए वो कोर्ट्स ये देखती है कि जिसने डाइंग डिक्लेरेशन बनाई उस मृत का जो माइंड था वो एक फिट स्टेट ऑफ माइंड हो और उसे पूरा मौका मिला हो ये देखने का कि वो जुर्म कैसे घटा था। अगर डाइंग डिक्लेरेशन सच्ची है और खुद से दी गई है वॉलंटरली और किसी भी तरीके से कोई ट्यूटरिंग नहीं है, किसी के बहकावे में आके नहीं दी गई है, तो कोर्ट सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पर ही मुजरिम को सजा दे सकती है बिना किसी कोरोबोरेशन के। लेकिन अगर कोर्ट को किसी तरीके का सस्पिशन है डाइंग डिक्लेरेशन के रिलेशन में, तो कोर्ट्स कोरोबोरेशन मांगती है, मतलब कि और तरीके के एविडेंसेस को भी कोर्ट कहती है कि मुजरिम के खिलाफ देखे जाएं, तभी वो मुजरिम को सजा दे और सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पर सजा ना दे। तो कुछ चीजें जो कोर्ट देखती है डाइंग डिक्लेरेशन में, जैसे कि पहली चीज फिट स्टेट ऑफ माइंड। तो कोर्ट ये देखती है कि जब मृत मरने वाला था तो उसकी दिमागी हालत कैसी थी। ये देखने के लिए कोर्ट मेडिकल एविडेंस भी देख सकती है। अगर मृत ने डाइंग डिक्लेरेशन किसी डॉक्टर के सामने दी हो और डॉक्टर ने उस डाइंग डिक्लेरेशन को लेने से पहले अगर डॉक्टर ये सर्टिफाई करे कि मृत का बिल्कुल फिट स्टेट ऑफ माइंड था, तो उस डाइंग डिक्लेरेशन की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो फिट स्टेट ऑफ माइंड को चेक करने के लिए डॉक्टर क्या कर सकता है? डॉक्टर एक मृत से जब वो सवाल जवाब करेगा तो वो पूछ सकता है कि वो कहाँ पे है, कितने साल का है, वो कहाँ रहता है। इन क्वेश्चन से वो जज करेगा कि क्या मृत का फिट स्टेट ऑफ माइंड है कि नहीं।
कोर्ट्स नॉर्मली ये कहती है कि एक डाइंग डिक्लेरेशन को एक मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि एक मैजिस्ट्रेट लॉ में ट्रेंड होते हैं और वो इस बात को चेक कर सकते हैं कि जो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है उसका बिल्कुल फिट स्टेट ऑफ माइंड हो, उसकी दिमागी हालत बिल्कुल सही हो, और वो अपने क्वेश्चन से ये भी पता कर सकते हैं कि जब ये जुर्म हुआ तो मृत ने मुजरिम को ठीक तरीके से देख लिया था कि नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक डाइंग डिक्लेरेशन को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखा जाए, जो कि रिटन फॉर्म में हो, और बिल्कुल वर्ड टू वर्ड उसी तरीके से लिखा जाए जिस तरीके से मृत ने बताया, तो उसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर एक डाइंग डिक्लेरेशन ओरल है तो वो भी रिलायबल है, कोर्ट्स उसको यूज़ कर सकती हैं, लेकिन उसकी रिलायबिलिटी कम होगी। तो अगर एक डाइंग डिक्लेरेशन को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, रिटन फॉर्म में लिया गया है वर्ड टू वर्ड, तो वो ज़्यादा रिलायबल है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेहतर है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन हो, जो भी उसको रिकॉर्ड कर रहा है वो किसी ऐसे रिलेटिव के साथ सामने ना करे या किसी ऐसे शख्स के सामने रिकॉर्ड ना करे जो कि इंटरेस्टेड हो मुजरिम को फंसाने में, क्योंकि हो सकता है डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करने से पहले ऐसे आदमी ने या डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड करते टाइम ही वो कुछ ऐसे इशारे करे या कुछ ऐसे बात बीच में बोले जिसकी वजह से मृत मुजरिम का नाम ले दे डाइंग डिक्लेरेशन के रिकॉर्डिंग के टाइम पे। इसलिए डाइंग डिक्लेरेशन किसी रिलेटिव या इंटरेस्टेड आदमी के सामने रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए। वैसे ही एक डाइंग डिक्लेरेशन को पुलिस के सामने भी रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुलिस भी हो सकता है किसी बेगुनाह मुजरिम को अगर फंसाने का कुछ इस तरीके से प्लान हो तो वो कहीं ट्यूटरिंग कर दे, तो नॉर्मली पुलिस को रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर पुलिस खुद भी डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करती है किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे मृत की हालत इतनी खराब हो कि किसी डॉक्टर को या किसी मैजिस्ट्रेट को उस टाइम पे ना बुलाया जा पाए, तो अगर पुलिस भी रिकॉर्ड करती है तो कोर्ट ऐसी डाइंग डिक्लेरेशन पर रिलाय कर सकती है। देखिए, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक से ज़्यादा डाइंग डिक्लेरेशंस हैं, अगर मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशंस हैं, तो उन डाइंग डिक्लेरेशंस में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक डिक्लेरेशन में तो वो मुजरिम को दोषी ठहरा रहा हो और दूसरी डाइंग डिक्लेरेशन में वो मुजरिम को बेगुनाह बता रहा हो। तो डाइंग डिक्लेरेशन में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मटेरियल पर्टिकुलर्स में ही। तो अगर डाइंग डिक्लेरेशंस इनकंसिस्टेंट है तो वो एक मुजरिम के फेवर में ये पॉइंट जाएगा। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो ये तक कहा है कि अगर डाइंग डिक्लेरेशन को मैजिस्ट्रेट के सामने सारी प्रिकॉशंस के साथ रिकॉर्ड किया गया है, तो अगर उसमें इनकंसिस्टेंसी भी है, अगर एक से ज़्यादा डाइंग डिक्लेरेशन हो, तो उस डाइंग डिक्लेरेशन को माना जाएगा जो कि मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करा गया है सारी प्रिकॉशंस के साथ। तो इस तरीके से डाइंग डिक्लेरेशंस को कोर्ट के अंदर मुजरिम के खिलाफ एक जुर्म को प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। थैंक यू।